So hello everyone, welcome back to the channel. Welcome to the second lecture of We are starting with the second lecture of electric charges and fields. And जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं थ्योरी लेक्चर्स एंड न्यूमेरिकल लेक्चर्स को अलग रखता हूं, एंड आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं 15 बेस्ट क्वेश्चंस ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्वेश्चंस में मैंने क्या इंक्लूड किया है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इंक्लूड किया है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, नीट एंड थोड़े बहुत जेईई मेंस के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किया है। यही वो 15 क्वेश्चंस है जिसको आपको बार बार सॉल्व करना चाहिए सो दैट आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज का कंसेप्ट हमने लेक्चर 1 में सीखा है वो बहुत ही अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन से पहले आप लेक्चर 1 को देख सकते हो, एंड अगर सिर्फ आपको न्यूमेरिकल्स देखना है सो लेट अस गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है दैट इज यू हैव टू कैलकुलेट द चार्ज इन द फॉलोइंग स्पीशीज। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मन में कुछ स्टूडेंट्स एक फंडामेंटल डाउट लेके चलते हैं जिसको मैं यहां पे क्लियर कराऊंगा कि Al3+ का चार्ज कितना है। सर Al3+ का चार्ज तो 3 है, SO2- का चार्ज तो -2 है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। फिजिक्स में हम लोग चार्ज मेजर करते हैं इन द यूनिट कूलम। द SI यूनिट ऑफ चार्ज एज वी डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर इज कूलम। सो अगर हम चार्ज को कूलम में निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? Al3+ है। अब बहुत अच्छे से समझना, Al3+ जो स्पीशीज है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 13 है विच इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट 10। ऐसा कैसे सर? क्योंकि एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए होंगे टू गेट कन्वर्टेड टू Al3+। सो 10 इलेक्ट्रॉन्स आर नलिफाइंग द इफेक्ट ऑफ 10 प्रोटॉन्स। 3 प्रोटॉन्स खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो Al3+ का चार्ज उतना ही होगा जितना कि 3 प्रोटॉन्स का चार्ज होता है। दैट इज Q इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन 3e, एंड E का वैल्यू कितना है? E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये अगर यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये ऐसे ही आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि अल्फा पार्टिकल क्या है, न्यूक्लियर फिजिक्स में मैं ये आपको समझाऊंगा डिटेल में कि अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम आयन। क्या बात कर रहे हो सर? He2+ को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं? बिल्कुल। बीटा पार्टिकल क्या है? बीटा पार्टिकल इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन। सर ऐसा कैसे? अगर बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ही होता तो अलग नाम क्यों यूज किया है? बेटा एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्रिएट होता है, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन। बट आपने तो बोला था कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं रह सकता। बिल्कुल, इसलिए एज सुन एज इट इज जनरेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है। इसको बीटा डीके भी बोलते हैं। बट बीटा पार्टिकल इज एसेंशियली इलेक्ट्रॉन। बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, बट ये एक स्पेशल काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के अंदर बनता है। गामा रेडिएशन इज नथिंग बट रेडिएशन, या फिर अगर पार्टिकल के टर्म्स में सोचना चाहो तो गामा रेडिएशन इज फोटोन, एंड फोटोन मासलेस एंड चार्जलेस होता है। सो ऐसे करके अगर आप सारे पार्टिकल्स का चार्ज निकालना चाहो, जो मैंने यहां पे कर दिया है Al3+ का चार्ज कितना है? +3 मत बोलना, 3 इंटू E, एंड अगर वैल्यू पुट किया जाए सो इट इज 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। SO4 -2 मत बोलना, -2E, क्योंकि SO4 में 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस है कंपेयर टू न्यूट्रल स्पीशीज। सो -2E दैट मींस -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कैलकुलेट कर सकते हो। NH4OH, ये तो एक कंपाउंड है क्योंकि NH4+ आयन है इसमें एंड OH- आयन है। NH4+ आयन अगर अलग से निकालो तो E, एंड ये -E, तो टोटल चार्ज कितना आ गया? 0। अब देखना, अल्फा पार्टिकल He2+ है तो 2+ देखोगे तो 2E, देखो ना, -2 तो -2E, +3 तो 3E। तो ये केमिस्ट्री वाला मिसकंसेप्शन कि Al3+ का चार्ज +3 नहीं, +3E, मतलब वैल्यू में कितना आएगा? 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चलिए, बीटा पार्टिकल इज -E क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड गामा रेडिएशन इज फोटोन, तो उसका चार्ज कितना है? 0। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग चार्जेस को कैलकुलेट कर सकते हो। एक सेकेंड क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट है मेरे सामने एंड देखते हैं। चार्ज कैन नॉट बी फ्रैक्शनल एंड चार्ज मस्ट ऑलवेज बी इंटीजर वैल्यू। कंसेप्ट बूस्टर है, ट्रू फॉल्स बताना है। अब बहुत लोग बोलेंगे सर चार्ज कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। बिल्कुल ट्रू। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं कि चार्ज फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। वो मेरे स्टूडेंट्स तो बिल्कुल नहीं है। मैंने ये क्लियर किया था कि चार्ज फ्रैक्शनल हो सकता है बेटा। क्या बॉडी का चार्ज
0.01 कूलम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बट सर क्वांटाइजेशन ने तो बोला था कि इंटीजर होना चाहिए। अरे क्या इंटीजर होना चाहिए, एन का वैल्यू इंटीजर होना चाहिए। मतलब प्लीज समझो इस बात को, समझो इस बात को। अगर आप बॉडी का चार्ज निकालना चाहो एंड वो स्मॉल ई के टर्म्स में निकालो, स्मॉल ई के टर्म्स में, मतलब फॉर्मूला इज क्यू इज इक्वल टू एन ई। सो ये एन इंटीजर होना चाहिए प्लीज, ये एन इंटीजर होना चाहिए। ये जो फाइनली सॉल्व होके चार्ज का जो वैल्यू आएगा ना, चार्ज का वैल्यू तो फ्रैक्शनल भी हो सकता है, चार्ज का वैल्यू तो फ्रैक्शनल भी हो सकता है। अच्छा सर, चार्ज कैनॉट बी फ्रैक्शनल, बिल्कुल फॉल्स, चार्ज तो फ्रैक्शनल भी हो सकता है। चार्ज मस्ट ऑलवेज बी एन इंटीजर वैल्यू। क्या चार्ज हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होगा? बिल्कुल नहीं, सो फॉल्स। सो एक बार फिर से देखते हैं, चार्ज कैनॉट बी फ्रैक्शनल, फॉल्स। चार्ज मस्ट ऑलवेज बी एन इंटीजर वैल्यू, फॉल्स। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बोथ आर फॉल्स। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? बहुत लोग इसको ट्रू मानेंगे एंड इसको भी ट्रू मानेंगे, तो बोथ आर ट्रू लिख देंगे या फिर ट्रू फॉल्स कुछ भी मानने। तो ये कंसेप्ट बूस्टर है, कंसेप्ट शायद मैंने आपका क्लियर करा दिया, आगे जाके और भी करेंगे। कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ? ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि ये चार्ज बॉडी के अंदर एग्जिस्ट कर भी सकता है या नहीं कर सकता है। तो कंडीशन क्या है बेटा, सुनना, Q इज इक्वल टू एन ई, Q इज इक्वल टू एन ई। तो n का वैल्यू कितना आ गया? Q अपॉन ई। जो Q को स्मॉल e से डिवाइड करेंगे एंड स्मॉल e का वैल्यू कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये हो गए n का जो वैल्यू है, n का वैल्यू इंटीजर आना चाहिए। ऐसे करते ये सारे क्वेश्चंस को Q इज इक्वल टू एनी वाला फॉर्मूला लगाएंगे एंड n का वैल्यू इंटीजर आना चाहिए। चलिए एक एक करके, ये वाला वैल्यू हो सकता है या नहीं हो सकता? चलिए, मैंने एक्चुअली कुछ कुछ क्वेश्चंस कर रखे हैं क्योंकि ये सिंपल है, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा। ओके, सो Q इज 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। सो हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया? Q इज इक्वल टू एनी। तो n का वैल्यू क्या आ गया? ऊपर चार्ज, गिवन चार्ज 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20, नीचे स्मॉल e का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ऑन सॉल्विंग कितना आ गया? इसने इसको मारा 2 हो गया, ये ऊपर जाके 10 की पावर माइनस 1 0.2 आया। क्या n का वैल्यू 0.2 हो सकता है? नहीं, n को तो इंटीजर होना चाहिए, तो ये वाला चार्ज पॉसिबल नहीं है। इसको क्रॉस कर रहा हूं, दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल। इधर भी क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, इधर भी क्रॉस कर रहे हैं, तो दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि n का वैल्यू इंटीजर नहीं आता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, चार्ज ये गिवन है क्वेश्चन में, हमें क्या करना है? n इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई। फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है? n इज क्यू अपॉन ई या क्यू इज इक्वल टू एन ई, जो भी बोलो। एंड ऑन सॉल्विंग गिवन चार्ज को अगर हम स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज से डिवाइड करें तो जो आंसर आ रहा है वो 40 आ रहा है एंड 40 इज एन इंटीजर वैल्यू। 40 तो एक इंटीजर वैल्यू है। इसका मतलब अगर बॉडी को इतना पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करना है तो बॉडी को क्या करना पड़ेगा? 40 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? 40 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, इसलिए सेकेंड वाला वैल्यू पॉसिबल है। अगर इतना चार्ज बॉडी को एक्वायर करना है, पहला वाला जो है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20, so body has to lose 0.2 electrons, which is not possible. So first is not possible, the second one is possible. The second one is possible. Let's look at the third, 1.25 into 10 to the power minus 19. So इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 10 to the power minus 19 into the power minus 19 कट गया। n का वैल्यू कितना आ रहा है? 1.25 अपॉन 16। अब 1.25 अपॉन 16 परफेक्टली डिविजिबल तो नहीं है, सो n इंटीजर तो नहीं आएगा। कैलकुलेट करके जो भी गंदा वैल्यू आएगा वो तो आएगा ही, इंटीजर तो नहीं आएगा, इसलिए ये चार्ज भी पॉसिबल नहीं है। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग द कंसेप्ट? ओके, Q इज इक्वल टू 1 कूलम। अब ये एक स्पेशल क्वेश्चन भी है कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अगर बॉडी का चार्ज है 1 कूलम, पहली बात ये पॉसिबल है या नहीं है, एंड कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। सुनना, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? Q इज इक्वल टू एन ई। सो 1 इज इक्वल टू एन इंटू ई, कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब ये देख के ऐसा तो लग रहा है, ये देख के ऐसा लग रहा है कि सर ये तो एक फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा। देखिए फ्रैक्शनल वैल्यू आ ही नहीं सकता। थोड़ा सा पानी पी लूं मैं, प्लीज देखना। 1 अपॉन 1.6, प्लीज एक बात नोटिस करना, इसको पॉइंट काटेंगे तो ऊपर 10 जाएगा। सो n इज 10/16 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस 19। प्लीज सुनना, अब सुनना, 10/16 को मैथ्स में जितना भी गंदा फ्रैक्शनल वैल्यू आए, बट ये 10 की पावर प्लस 19 है ना, उस गंदे फ्रैक्शनल वैल्यू को इतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करने से वो तो एक इंटीजर वैल्यू आएगा। प्लीज सुनना ना, अगर n का वैल्यू समथिंग कुछ नॉन इंटीजर है, 0.01 कुछ ऐसा है, इंटू 10 की पावर 19 भी तो है। सिर्फ ये वाला वैल्यू को मत देखना, 0.01 देख के
पॉसिबल नहीं है ये मत बोलना, क्योंकि 10 की पावर 19 से मल्टीप्लाई होके तो ये एक अल्टीमेटली तो इंटीजर ही बन जाएगा। अगर आपको बिलीव नहीं होता आप सॉल्व करो ना। किससे काटोगे? 2 से काटो, 2 5 एंड 2 8। इज दिस क्लियर? सो ये आ रहा है 5/8 इंटू 10 की पावर 19। अब 8 से मुझे कुछ 10 के पावर्स काटने पड़ेंगे। मैं एक काम करता हूं 5/8 को ऐसे रखता हूं, इसको क्या कर देता हूं 10 की पावर 16 कर देता हूं। बट सर ये तो 10 की पावर 19 था। अलग से 1000 को लिख लेता हूं, अलग से 1000 को अलग लिख देता हूं, 10 की पावर 3 को अलग लिख देता हूं, सो दैट मैं 4 के साथ उसको कैंसिल आउट कर पाऊं, अच्छा लगेगा। 2 4 टाइम्स 2 500, 2 टाइम्स 250, 2 टाइम्स 125। ऊपर कितना है 125 इंटू 5 625। सो n का वैल्यू कितना है 625 इंटू 10 की पावर 16। ये तो एक बहुत बड़ा इंटीजर वैल्यू है। अगर पॉइंट को मैं 2 प्लेसेस इधर शिफ्ट करूं, मतलब मैं 6.25 लिखना चाहूं, तो मतलब 6.25 कैसे लिखोगे? 100 से डिवाइड करो एंड 100 से मल्टीप्लाई करो। बेसिक मैथ्स आपको थोड़ा बहुत आता होगा। 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो ये वाला वैल्यू आपको याद रखना है। याद रखोगे तो बहुत सारे कैलकुलेशंस बच जाओगे याद। सो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? आगे मैंने ये क्वेश्चन लिया भी है। 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 1 कूलम एक बहुत स्मॉल वैल्यू ऑफ चार्ज है या बहुत लार्ज वैल्यू ऑफ चार्ज है? बहुत ही लार्ज वैल्यू ऑफ चार्ज है। सुनना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। बेटा 1 मिलियन होता है 10 की पावर 6, 1 बिलियन होता है 10 की पावर 9। तो बिलियन से भी मतलब कितने बिलियन है इसमें? 10 की पावर 9 होता है 1 बिलियन। ये 10 की पावर 18 है, ये 10 की पावर 18 है। आर यू गेटिंग इट? सुनो, so 1 coulomb is a very small value of charge or very large? It is a very large unit of charge. So अगर आपको मैं competency based अच्छा सवाल पूछूं कि justify the statement that 1 coulomb is a very large unit of charge, then you will show that 1 coulomb has 6.25 into 10 to the power 18 electrons. This is a very large number of electrons. These many electrons make 1 coulomb charge a very हाई मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अगर मैं आपको 1 कूलम चार्ज दे दूं ना, ह्यूमन बॉडी को 1 कूलम चार्ज दे दूं, तो आपके बॉडी के एशेस भी नहीं मिलेंगे, एशेस भी पैकअप हो जाएगा। इतना ज्यादा हाई मैग्नीट्यूड है 1 कूलम का। ठीक है, यहां से हमने एक एसएस ट्रिक क्या समझा, प्लीज समझना। एसएस स्टाइल जो मेरा टीचिंग स्टाइल है, एसएस स्टाइल क्या समझा जो नीट एंड जेई के लिए यूज हो सकता है। क्या आ रहा था सॉल्व होके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम है, सो 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये डिवाइड होके आंसर कितना आया? आंसर तो आया 6.25 इंटू 10 की पावर 18। अच्छा, मतलब अगर मैं 1 को इतने गंदे से नंबर से डिवाइड करूंगा तो मुझे 6.25 इंटू 10 की पावर 18 मिलेगा। अगर मैं इसको राइट साइड में ले जाऊं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 6.25 इंटू 10 की पावर 18, 6 दूसरे कलर से लिखता हूं, ये वाला ना पिंक कलर विजिबल कम है। 6.25 इंटू 10 की पावर 18 को अगर मैं इस वाले वैल्यू को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, मैं अगर आपको ये मल्टीप्लीकेशन दे दूं कभी, तो आप तो मल्टीप्लाई करने लग जाओगे। बट पता है इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 1। देखा कितना अच्छा एक कैलकुलेशन ट्रिक है ऐसे स्टाइल में। अगर 1 अपॉन ये गंदा वाला वैल्यू ये आता है, सो ये वाला वैल्यू इंटू ये वाला वैल्यू इज 1। ठीक है, तो ये वाला ट्रिक सर कब यूज करेंगे? कब यूज करेंगे? अगर आपको कभी ऐसे मल्टीप्लाई करने बोले कि भाई 6.25 लेट्स से वो जानबूझ के 10 की पावर 16 दे दे इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 को मल्टीप्लाई करो। अब आप बोलोगे सर मजा तो तब आता जब ये 10 की पावर 18 होता, क्योंकि अगर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 होता एंड इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होता, डायरेक्ट आंसर 1 आता। इसका आंसर तो 1 नहीं है। मजा तो तब आता जब ये 18 होता, इसलिए 18 क्रिएट करने के लिए ऊपर भी 100 एंड नीचे भी 100 कर दो। सो ऊपर क्या आएगा? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ऊपर ये आ गया, नीचे क्या आ गया? 100। सो ऊपर इतना गंदा सा वैल्यू मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ गया? 1, अगर आपको पता है। सो 1/100 इज द आंसर, दैट मीन्स 10 की पावर माइनस 2 इज द आंसर। कितना इजीली कर लिया अगर आपको ये पता है। सो इसको अच्छे से नोट करो एंड ये भी याद रखना कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स है।
सो क्या 1 कूलम चार्ज पॉसिबल है? यस, ये वाला वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे सो कितना आएगा? दिस विल गिव यू 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। सो इज 1 कूलम चार्ज पॉसिबल? क्या 1 कूलम चार्ज एक पॉसिबल चार्ज है? बिल्कुल यस। देखना, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं था। अब √2 ई कूलम, √2 ई कूलम ई के टर्म्स में गिवन है। सो कहा है ये, यहां पे सॉल्व किया, चार्ज इज इक्वल टू √2 ई कूलम। सो गिवन चार्ज को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड करेंगे, ई कट गया, सिर्फ आए √2 का वैल्यू तो 1.41 है, ये तो इंटीजर नहीं है, तो ये वाला चार्ज पॉसिबल नहीं है। कहा गया सो दिस चार्ज इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। 0.1 कूलम पॉसिबल है कि नहीं? कुछ लोग डायरेक्टली फ्रैक्शन देख के बोल देंगे कि पॉसिबल नहीं है। प्लीज समझो, ये 0.1 कूलम वाला कुछ लोग बोल देंगे पॉसिबल नहीं है, प्लीज अच्छे से समझो। कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज 0.1 कूलम? प्लीज समझना। अब इसके लिए मुझे तो Q इज इक्वल टू एन ही लगाना चाहिए। Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, मतलब n का वैल्यू क्या आ गया? Q अपॉन ई, एंड Q अपॉन ई एक इंटीजर आना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ने क्या बोला है कि ये n का वैल्यू इंटीजर आना चाहिए। चार्ज तो खुद फ्रैक्शनल हो सकता है, 0.1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब ये 10 की पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा तो सो सुनना प्लीज, 1/16 इंटू 10 की पावर 19। अब मुझे बताओ कि ये सॉल्व होके इंटीजर आएगा या नहीं आएगा? अरे बिल्कुल इंटीजर आएगा। सुनना, आप बोलोगे कि सर 1/16 तो एक फ्रैक्शनल वैल्यू जनरेट करेगा, 1/16 तो एक फ्रैक्शनल वैल्यू जनरेट करेगा। बट बेटा एक फ्रैक्शनल वैल्यू को इतने हाई नंबर से जब मल्टीप्लाई करूंगा ना, 1/16 कितना आएगा? 0.0625 ऐसे कुछ आना चाहिए। 1/16 डिवाइड करके देख सकते हो। उसको जब 10 की पावर 19 से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, तो वो अल्टीमेटली इंटीजर ही आएगा। आप बिलीव नहीं करते हो? आप सुनो प्लीज, 1/16 को कर लो। कैसे करोगे? ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई। मैथमेटिक्स सीखो बेटा। 1/16 निकाल रहे तो 2 से काटो, 2 8, 2 500। अरे फिर से ये पिंक कलर आ गया परेशान करने। हाँ, 4 250, 2 125, एंड फिर से 2 से कटोगे तो 62.5। सो ये कितना आ गया? 62.5 अपॉन 1000 मतलब एक पॉइंट शिफ्ट, दूसरा पॉइंट शिफ्ट, तीसरा पॉइंट शिफ्ट, 0.0625। सो ये 1/16 सॉल्व होकर कितना आ गया? 1/16 सॉल्व होकर आ गया 0.0625। अब 0.0625 इंटू 10 की पावर 19 भी तो है। ये वाला वैल्यू ऑल दो फ्रैक्शनल है, बट इसको 10 की पावर 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 चार प्लेसेस शिफ्ट नहीं हो जाएंगे? अरे 1 2 3 4 शिफ्ट होके ये क्या 625 इंटू 4 पावर कम कर दो, पावर 4 कम कर देंगे तो 10 की पावर 15। तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल है। आपको शायद बेसिक मैथ समझ में नहीं आ रही है। बेसिक मैथ समझ में आ रही है ना, कि मुझे पता है 1/16 तो फ्रैक्शनल वैल्यू जनरेट करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है। बट 10 की पावर प्लस 19 जैसे हायर पावर से मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली n का वैल्यू तो इंटीजर ही आया। तो क्या एक बॉडी के पास 0.1 कूलम एग्जिस्ट कर सकता है? अरे क्यों नहीं? 0.1 0.01 ये सब पॉसिबल है, क्योंकि अल्टीमेटली तो 10 की पावर 19 से मल्टीप्लाई होगा। थोड़ा सा मैथ्स को सही करके चलो, एंड ये दिमाग से निकालो कि चार्ज फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। गधेरो टीचर्स ऐसे बोलते हैं। चार्ज फ्रैक्शनल हो सकता है बेटा, बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। कैन टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी बी फ्रैक्शनल? एक बार फिर से ये रीइंफोर्स कर देता हूं, कैन टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी बी नॉन इंटीजर मतलब बी फ्रैक्शनल? क्या बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज फ्रैक्शनल हो सकता है? यस, व्हाई नॉट? यस, क्वांटाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि टोटल चार्ज फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, बट नंबर कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। ये Q इज इक्वल टू NE जो फॉर्मूला रीड करते हो ना बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ने इस n के ऊपर कंडीशन लगाया कि n हमेशा इंटीजर होना चाहिए। दिस मस्ट बी इंटीजर, ठीक है? बट चार्ज कैन बी इंटीजर as well as non-integer। प्लीज इस बात को थोड़ा सा क्लैरिफाई करके चलो। ओके, क्या 5/2 टाइम्स ऑफ E पॉसिबल है? सुनो, Q इज इक्वल टू N इंटू E इज 5/2 टाइम्स ऑफ E। E ने E को मार दिया। N का वैल्यू कितना है? बार बार N का वैल्यू देखना है। N का वैल्यू तो 2.5 आया, 2.5 तो पॉसिबल नहीं है।
n का वैल्यू इंटीजर होना चाहिए। क्या 1.6 इंटू 10 की पावर -2 कूलम पॉसिबल है? सो व्हाट इज स्मॉल n? q अपॉन ई। सो 1.6 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसने इसको मार दिया, 10 की पावर -19 ऊपर गया तो +19 -2 10 की पावर 17, ये तो इंटीजर आया, 10 की पावर 17 इज एन इंटीजर, सो दिस चार्ज इज पॉसिबल। सो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि वेदर द चार्ज इज पॉसिबल और नॉट। इज दिस क्लियर? अरे क्लियर है क्या बेटा? यस बेटा, चलो 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 चलो। यस, कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज इतना, तो चेक कर लेते। Q इज इक्वल टू एन ई वाला फॉर्मूला। सो स्मॉल n कितना होगा? Q अपॉन ई। Q अपॉन ई, बोर्ड में आपको ऐसा करना है। चार्ज कितना गिवन है? 2.576 इंटू 10 की पावर -18 अपॉन में नीचे कितना? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। सुनना प्लीज, ये ऊपर जाएगा, सो ये कितना आएगा? 2.576 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर 10 आ गया। सो 10 अगर आ गया तो मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया? 25.76 अपॉन 1.6 ये आ रहा है। तो 25.76 अपॉन 1.6 को डिवाइड करेंगे तो कभी भी इंटीजर तो नहीं आ सकता, नॉट इंटीजर, दिस इज नॉट इंटीजर। अगर n का वैल्यू इंटीजर नहीं है तो ये वाला चार्ज पॉसिबल नहीं है। बट वो मैंने सिर्फ सामने वाला वैल्यू देख के नहीं बताया। आर यू गेटिंग इट? 0.1 e पॉसिबल है कि नहीं? सो q इज इक्वल टू एन ई इज 0.1 टाइम्स ऑफ e कट गया, सो n का वैल्यू आया 0.1, n का वैल्यू 0.1 नहीं आ सकता, तो दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल। आर यू गेटिंग दिस? बट अगर मैं यही एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता, कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ 0.01 कूलम, तो सिर्फ 0.01 देख के ना मत बोल देना, कूलम में है ये, ई में नहीं है, कूलम में है। अब Q इज इक्वल टू एन पुट करो, n का वैल्यू फॉर श्योर इंटीजर आएगा। यस, दिस इज पॉसिबल। आई होप मैंने ये डाउट क्लियर कर दिया है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी के लाइन का क्वेश्चन है, मैंने थ्योरी में ये समझाया भी है। ग्लास रॉड इज रब विद सिल्क एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। थ्योरी में मैंने ये समझा है, जो ग्लास रॉड होता है ना, ग्लास रॉड में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूजली बाउंड है। कंसेप्ट अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल कराऊं कि जो ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड में इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड है, लूजली बाउंड, एंड व्हेन यू रब इट विद सिल्क, तो ग्लास रॉड क्या होता है? इट विल लूज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सिल्क इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो सिल्क बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। नाउ व्हाट आर दे सेइंग इन द असर्शन रीजन? ग्लास रॉड रब विद सिल्क एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। यस, इट इज ट्रू, बट रीजन क्या बोल रहा है बेटा? ग्लास रॉड गेन्स प्रोटॉन्स। नहीं 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 बेटा, ग्लास रॉड पॉजिटिव है, आई अग्री, बट पॉजिटिव होने का रीजन प्रोटॉन गेन करना नहीं है। ग्लास रॉड क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो रीजन फॉल्स है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट को चेक करने के लिए आपके एसएस सर ने ये क्वेश्चन आपके लिए बनाया है। सो असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, रीजन इज इनकरेक्ट। चलो, इबोनाइट रॉड रब विद कैट्स फर, एक बार फील करते हैं। जो इबोनाइट रॉड है ना, इबोनाइट रॉड, एंड ये अपने पास क्या है? कैट्स फर। अब इसमें मैंने क्या याद रखने बोला था कि कैट्स फर जो है, कैट्स फर में इलेक्ट्रॉन्स क्या है? लूजली बाउंड। कैट्स फर में इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड है, सो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज, एंड इबोनाइट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन। सो इबोनाइट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज, कैट्स फर विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि बॉडी acquires charge only due to transfer of electrons. Electrons वो particles होते हैं जो चार्जिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। So ebonite rod rub with cat's fur acquires negative charge, true. And ebonite rod gains electrons from the cat's fur. क्या cat's fur ने इलेक्ट्रॉन लूज किया? Yes. क्या ebonite rod ने वो इलेक्ट्रॉन गेन किया? Yes, true. So assertion भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, एंड एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। क्योंकि ebonite rod नेगेटिव चार्ज क्यों हुआ? क्योंकि इबोनाइट रॉड ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। बिल्कुल परफेक्ट। सो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, एंड द एक्सप्लेनेशन इज आल्सो ट्रू। चलिए अगला देखते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट सीबीएसई 2022 में पूछा गया था, तो मैंने देखो एकदम बेसिक से आपको डेवलप किया है एंड आपके रिक्वायर्ड लेवल तक मैं आपको लेके जाऊंगा। इन एन एक्सपेरिमेंट 3 माइक्रोस्कोपिक लेटेक्स स्पीयर्स, सर ये सब क्या है? आपने तो बिल्कुल ये सब समझा ही नहीं, पता नहीं क्या है, देखते हैं। आर स्प्रेड इनटू अ चेंबर, बहुत स्प्रे कर रहे हैं चेंबर में, अच्छा, एंड दे एक्वायर अ चार्ज, अच्छा। सो इन एक्सपेरिमेंट 3 स्पीयर्स थे माइक्रोस्कोपिक, कुछ माइक्रोस्कोपिक थे, इतु से लेटेक्स के स्पीयर्स है, चेंबर में स्प्रे कर दिया एंड उन तीनों ने इतना इतना चार्ज एक्वायर किया। ऑल 3 स्पीयर्स केम इनटू कांटेक्ट। अब
आपको एसएसआर के कॉन्सेप्ट्स याद आने चाहिए। एग्जाम में अगर आपके साथ एक अननोन क्वेश्चन आ गया, आपको एसएसआर का टीचिंग याद आना चाहिए। एसएसआर ने बोला था कि जब भी दो या दो से ज्यादा चार्जेस कांटेक्ट में आते हैं, उनके बीच में चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, बट नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। इनिशियल चार्ज, द चार्ज बिफोर टचिंग एंड द चार्ज आफ्टर टचिंग। एसएसआर ने एक इलस्ट्रेशन भी कराया था, एंड सीबीएसई 2022 में कुछ तो ऐसा पूछ रहा है, अभी तक मुझे नहीं पता, सम टाइम, एंड उनके बाद उनको सेपरेट कर दिया गया। विच वन ऑफ देम इज द फॉलोइंग पॉसिबल वैल्यूज ऑफ फाइनल चार्जेस। बिफोर टचिंग क्या सिचुएशन था, आफ्टर टचिंग क्या सिचुएशन था। बिफोर टचिंग, बिफोर आफ्टर गेम खेलते हैं। बिफोर टचिंग मान लेते हैं आपके पास तीन स्पीयर्स है, ए बी एंड सी। क्या क्या है, ए बी एंड सी। चार्ज कितने कितने हैं तीनों के, चार्ज कितने कितने, 3 + 5 +3 +5 -3। तो क्या मैं इनिशियल चार्ज क्यू आई, इनिशियल चार्ज निकाल सकता हूं। सबको साइन के साथ ऐड करो। सो इनिशियल चार्ज इज 5। आफ्टर टचिंग एंड देन 3 स्पीयर्स केम इन कॉन्टैक्ट, टच हुआ and got separated. Which of the following is the are possible values of final charges on the spheres? Options भी कुछ है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आफ्टर टचिंग ए बी एंड सी, तो आफ्टर टचिंग एग्जैक्टली ए का चार्ज कितना है, एग्जैक्टली बी का चार्ज कितना है, एग्जैक्टली सी का चार्ज कितना है, ये हमें नहीं पता। ये हमें नहीं पता क्योंकि उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। बट फॉर श्योर कि इन तीनों का चार्ज का जो सम है, मतलब अगर चार्ज ऑफ एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड को इक्वल टू 5 होना ही पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस? अब आप चेक करो, फाइनल चार्जेस के पॉसिबल वैल्यूज पूछ रहा है। किस वाले ऑप्शन में तीनों को सम करके फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 5 ही आना चाहिए ना। 3 + 5 -3, यस। क्या पहले वाला 5 + 5 10 - 4 6 कूलम आ रहा है, यहां पे तो नेट चार्ज कितना आ रहा है, 6 कूलम। सो ये तो ऑप्शन नहीं है। फिर 6 + 6 12 एंड माइनस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो इनमें भी आप चेक करो, +5 तो नहीं आएगा। सो व्हाट कंसेप्ट दे हैव यूज्ड, दे हैव यूज्ड द कंसेप्ट फ्रॉम एसएसआर's वीडियो नंबर 1 दैट द initial charge of the system and the final charge of the system is same. Charges can get redistributed. Yes, charges have got redistributed. क्या मैं बोल सकता हूँ कि ए का +3 है? नहीं। अगर इन दोनों में से अगर मुझे किसी एक का चार्ज पूछेगा ना, तो दोनों का चार्ज अगर वो दे देता तो तीसरा का निकाल लेते। ऐसा भी हमने किया है। बट आज वो गेम खेल गया ना, उसने तीनों का ही नहीं दिया, तीनों का पॉसिबल वैल्यू पूछा। अब ये मुझे नहीं पता कि 6 किसका, ए का 6 है या बी का 6 है, ये मुझे नहीं पता। बट तीनों का सम कितना आना चाहिए, तीनों का सम तो +5 ही आना चाहिए। आई होप बेटा ये क्लियर है। चलो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली हमने रट रखा है कि चार्ज 1 कूलम कितने इलेक्ट्रॉन्स है, n = 1/1.6 × 10⁻⁻19 एंड ऑन सॉल्विंग कितना आना चाहिए, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इज दिस क्लियर? एकदम क्लास 10 लेवल क्वेश्चन है, बहुत इजी है। आगे बढ़ जाते हैं। ऑब्जेक्ट हैज अ चार्ज 1 कूलम एंड गेन्स इतने इलेक्ट्रॉन्स। सीबीएसई 2023 में पूछा, इसके पहले भी पूछा, एंड ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई पूछने लगा है। अब इसमें एक डाउट आता है स्टूडेंट्स को, जो डाउट मैं डिस्कस करना चाहता हूं। क्या मैं क्लियरली ऑडिबल हूं? आप लोग कैसे ही बताओगे, रिकॉर्डिंग है। एक ऑब्जेक्ट के पास कितना चार्ज है भाई? एक ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है 1 कूलम। कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करें? सो एन का वैल्यू इज 5 × 10⁻18। नेट चार्ज ऑन द बॉडी कितना है? नेट चार्ज ऑन द बॉडी, अरे वो तो गिवन ही है। सो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, अरे Q = Ne। Q का वैल्यू 1, N का वैल्यू 5 × 10⁻18 × 1। अरे क्या निकालना है, तीनों ही तो गिवन है। ये मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स का एक डाउट रहता है कि सर ये क्वेश्चन तो गलत है। जो लोग फिजिक्स को डीपली नहीं समझते एंड सिर्फ फॉर्मूले के ऊपर रिलाई करते कि सर देखो चार्ज का वैल्यू गिवन है, सर देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बस Q = Ne में सब दे दिया आपने। नहीं बेटा, प्लीज अच्छे से समझो हो क्या रहा है। ये ऐसा ही स्टोरी है कि आपके बैंक अकाउंट में ऑलरेडी कितना है, 10 रुपए है। अब आपके बैंक अकाउंट में और 5 रुपए आ गए तो टोटल बैलेंस कितना हुआ, 15, या 5 रुपए चले गए, टोटल बैलेंस कितना हुआ। एन ऑब्जेक्ट हैज अ चार्ज 1 कूलम, ये तो है ही ऑलरेडी, ये तो इनिशियल चार्ज है। अब इसने इतने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, आपने कंपनी में 5 घंटे काम किया, अब सैलरी कितना होगा ऐसा पूछा है। इनिशियल सैलरी इज 1,
देन ये कुछ हुआ, उसके बाद फाइनली कितना हुआ ये पूछा है। प्लीज इसलिए फिजिक्स को समझते हुए चलो, मैं स्टेटमेंट्स लिख लिख के ये करूंगा। व्हाट इज द इनिशियल चार्ज ऑन द सिस्टम, प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द इनिशियल चार्ज, इनिशियल चार्ज को मैं आगे आने वाले क्वेश्चन में क्यू आई से रिप्रेजेंट करूंगा। इनिशियल चार्ज कितना है भाई, 1 कूलम है, ये तो है ही, ये तो है ही। नाउ इट गेन्स 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। मैं अभी इनिशियल को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं, इतने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की वजह से कितना चार्ज आएगा वो देखता हूं, फिर फाइनल हिसाब किताब करूंगा। चार्ज अक्वायर्ड निकाल रहा हूं, सुनना, चार्ज अक्वायर्ड किसकी वजह से, ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही मैंने स्टेटमेंट लिख के किया, मेरे ब्रेन को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो ब्रेन को कोई कंफ्यूजन नहीं है, इनिशियल चार्ज इतना है, अब इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर आप गेन करोगे तो कितना चार्ज आया, फाइनल कितना वो तो बाद में बताएंगे। मैं सिर्फ अब वो निकाल रहा हूं कि इतने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की वजह से कितना चार्ज आया। अब चार्ज तो कुछ लोग सिर्फ रट लेते n × e, आप थोड़ा सा लॉजिकली समझ के करिए। सुनना प्लीज, पॉजिटिव नेगेटिव साइन इंपॉर्टेंट है। चार्ज अक्वायर्ड निकाल रहे हो ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बताओ ना, इलेक्ट्रॉन गेन करने के चक्कर में जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, वो तो नेगेटिव आएगा। फाइनल कितना होगा वो बात की बात है भाई, इनिशियल 1 था, अब आपने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए तो फाइनली पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो बात की बात है। सिर्फ गेन करने के चक्कर में जो चार्ज आया, गेन करने के ड्यूरिंग जो चार्ज आया वो तो नेगेटिव होगा ना। चार्ज अक्वायर्ड ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो तो नेगेटिव होगा ना। अच्छा कितना चार्ज पूछ रहे, चार्ज क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स, 5 × 10⁻18 इंटू चार्ज ऑफ 1 पार्टिकल। क्या गेन किया, इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑफ 1 पार्टिकल तो 1.6 × 10⁻−19 कूलम। इज दिस क्लियर। मैंने ये नेगेटिव साइन खुद से लॉजिकली लगाया। कुछ लोग फॉर्मूला लगाते हैं Q = NE एंड E का वैल्यू नेगेटिव पुट करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। कोई भी स्केलर रिलेशन यूज कर रहे हो हमेशा सारे टर्म्स को विदाउट साइन ही पुट करना है। अगर कोई साइन आएगा सामने तो आपको लॉजिकली जज करना चाहिए, उससे कंफ्यूजन आपको कम होगा। ओके सर, तो ये सॉल्व करके कितना आया, ये सॉल्व करके कितना आया, नेगेटिव तो बाहर वेट कर रहा है, तो 5 × 1.6 isn't it? This is I think 5 × 1.6 कितना आता है, this is what 80/10, 8 × 10⁻−1, I think it is 0.8 कूलम। तो 0.8 कूलम आंसर है क्या सर, -0.80 ये मार देगा, अरे रॉन्ग है। सुनना प्लीज, ये फाइनल आंसर नहीं है, ये तो वो चार्ज है जो इतने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के चक्कर में आए। अब पूरा सिचुएशन समझना, पूरा सिचुएशन समझना। बॉडी के पास 1 कूलम चार्ज था, बॉडी ने कितने इलेक्ट्रॉन्स उड़ा दिए, बॉडी ने 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हटा दिए। अब इतने इलेक्ट्रॉन्स हटाने के चक्कर में, इतने इलेक्ट्रॉन्स हटाने के चक्कर में इतना नेगेटिव चार्ज चला गया, प्लीज इतना नेगेटिव चार्ज चला गया, तो फाइनल चार्ज क्या होगा। तो मैं स्टूडेंट्स को ऐसे समझाता हूं कि बेटा जो फाइनल चार्ज होगा इज इक्वल टू जितना इनिशियल है, जितना इनिशियल है, या फिर स्टूडेंट्स को ऐसे समझाता हूं कि बेटा फाइनली कितना होगा, जितना आपके पास इनिशियली चार्ज है उसके ऊपर अगर ये ट्रांजिशन की वजह से इतने इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो इतने नेगेटिव चले गए, अगर ये ऐड कर दो तो आपको फाइनल मिलेगा। फाइनल इज इनिशियल, प्लस करे या माइनस करे, ऑलरेडी हमने यहां पे नेगेटिव ले लिया है, अब तो चार्ज को प्लस ही करेंगे। प्लीज ये यही सबको समझ में नहीं आता, तो मैं ऐसे समझाता हूं कि 1 कूलम के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे, इलेक्ट्रॉन्स अगर लूज हो रहे, आर यू गेटिंग इट, एंड सॉरी इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे, इट गेन्स इतने इलेक्ट्रॉन्स, तो नेगेटिविटी इंपोज होगा। तो 1 कूलम के ऊपर कितना नेगेटिविटी इंपोज हुआ, 1 था, 1 के ऊपर कितना नेगेटिविटी इंपोज हुआ, -0.8, तो फाइनल चार्ज कितना आया, 0.2। सो 0.2 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्लियर है। गेन लॉस में मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, गेन बोला है, फिर से एक बार 1 कूलम चार्ज था, 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जब आपने गेन किए, हटा नहीं दिए, गेन किए, तो आपने नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया, कितना, -0.8। सो 1 जो चार्ज था उसके ऊपर अगर -0.8 इंपोज करोगे तो जो फाइनल आंसर आएगा वो है 0.20। एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे और ज्यादा क्लियर करते हैं। अब देखना, आप डायरेक्ट करते हैं। एन ऑब्जेक्ट हैज अ चार्ज, ऑलरेडी इसके ऊपर इतना चार्ज था, ये है Q इनिशियल चार्ज, इज दिस क्लियर, एंड रिलीजेस, आज उसने रिलीज किया कितना,
3 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स उसने रिलीज कर दिए। तो 3 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने के चक्कर में उसने जो चार्ज एक्वायर किया वो पॉजिटिव है। मैं सिर्फ चार्ज अक्वायर्ड पूछना चाहता हूं। इनिशियल चार्ज कितना है उसके ऊपर, -10 उसके पास ऑलरेडी है। अब चार्ज अक्वायर्ड ड्यू टू रिलीज, चार्ज अक्वायर्ड ड्यू टू रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के चक्कर में उसने क्या चार्ज एक्वायर किया, रिलीज करने के चक्कर में तो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा। कितना, कितने इलेक्ट्रॉन्स हटाए, 3 × 10⁻19। चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 × 10⁻19। इसने इसको मारा तो आई थिंक प्लस 4.8 कूलम है। तो क्या 4.8 आंसर है क्या, नहीं। प्लीज समझना फाइनल चार्ज कितना है, फाइनल चार्ज कितना है, व्हाट इज द फाइनल चार्ज। सुनो, फाइनल चार्ज का हिसाब किताब कैसे करते हैं। ऑलरेडी था कितना भाई, -10 था, -10 कूलम तो ऑलरेडी था। उसके ऊपर जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किए तो कितना चार्ज इंपोज हुआ, 4.8 पॉजिटिव इंपोज हुआ। तो ऑन सॉल्विंग कितना आया, 5.2 कूलम विद अ नेगेटिव साइन। सो ऑप्शन 2 देखो, दोनों आंसर है, सिर्फ 5.2 भी है, -5.2 भी है। ठीक है, दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में भी पूछे गए एंड एक नीट में भी पूछा गया है। चलिए, इफ 10⁻10 अल्फा पार्टिकल्स आर रिलीज फ्रॉम अ बॉडी, आज उसने क्या रिलीज किया, अल्फा पार्टिकल्स रिलीज किया एवरी सेकेंड। तो क्या ये नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स रिलीज्ड है, क्या ये नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स रिलीज्ड है। हाँ सर, नहीं, अच्छे से रीड करो। दिस इज नॉट द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स रिलीज। क्या बात कर रहे हो सर, इफ 10⁻10 अल्फा पार्टिकल्स आर रिलीज फ्रॉम अ बॉडी एवरी सेकंड, नो, दिस इज द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स रिलीज्ड पर सेकंड। कैन आई जस्ट राइट कि n इज इक्वल टू 10⁻10, ये तो पाप है, क्योंकि ये 10⁻10 n का वैल्यू नहीं है, ये तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पर सेकंड है। दिस इज द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम। ये सबसे पहले आपको यूनिट एंड डायमेंशन वाइज समझना है। ये जो वैल्यू है, ये 10⁻10 लिखा है या 10⁻10 पर सेकंड लिखा है। तो क्या मैं इसको n के इक्वल कर सकता हूं क्या, नहीं, इसको n/t के इक्वल करना है, नंबर अपॉन टाइम। 10⁻10 अल्फा पार्टिकल्स आर रिलीज फ्रॉम अ बॉडी एवरी सेकंड, सो इट इज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पर सेकंड। प्लीज पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, उसके बाद में सिंबॉलिकली लिखूंगा तो आपको अच्छा लगेगा। गिवन क्या है, बेटा प्लीज, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स रिलीज्ड पर सेकंड is 10⁻10 per second. So according to question I can say number of alpha particles per unit time n/t is 10⁻10. जो पहली गलती हो सकता है कि आप सिर्फ n को 10⁻10 लिख सकते हो, दिस इज n/t is 10⁻10, बट मुझे तो n चाहिए। सो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कितना हुआ, 10⁻10 इंटू टी। अब मैं इसको बाद में पुट करूंगा। सो n का वैल्यू है t के टर्म्स में, t इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर टोटल। सर t का वैल्यू तो 1 है, नहीं t का वैल्यू 1 नहीं है, t तो हमें निकालना है, t तो टोटल टाइम है सर, बट पर सेकेंड बोला है, पर सेकेंड के लिए तो हमने टोटल टाइम से डिवाइड किया है, मैंने माना है यहाँ पे t टोटल टाइम है। सो नंबर अपॉन टोटल टाइम आएगा पर सेकेंड। प्लीज समझो, अगर t टाइम में, प्लीज, अगर t टाइम में n पार्टिकल्स रिलीज्ड है तो एक सेकंड में कितना रिलीज्ड है, n/t। सो एक सेकंड में कितना रिलीज्ड है, 10⁻10 को ही मैंने n/t के इक्वल किया है। यहाँ पे t मैंने क्या माना है, t इज द टोटल टाइम, t को मैंने टोटल टाइम माना है। वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अब अपने t को 1 सेकंड पुट कर दिया। आफ्टर हाउ मच टाइम द बॉडी विल अक्वायर, कितना चार्ज अक्वायर करना चाहता है, -4.8 नैनोकूलम। ऐसा क्यों हुआ, पहली बात, उसने अल्फा पार्टिकल रिलीज किया। अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव पार्टिकल है, अगर पॉजिटिव पार्टिकल को रिलीज करोगे, अगर आप पॉजिटिविटी को रिलीज करते जाओगे तो आप फाइनली क्या बन जाओगे, नेगेटिव। तो कंसेप्चुअली भी ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्योंकि 10⁻10 अल्फा पार्टिकल्स रिलीज कर रहा है, पॉजिटिविटी रिलीज कर रहा है, तो वो खुद क्या गेन कर लिया, नेगेटिव। सो चार्ज अक्वायर्ड कितना है, चार्ज अक्वायर्ड कितना है, आई थिंक इट इज 4.8 नैनोकूलम। सर -4.8 है, बट माइनस तो सिर्फ साइन को दिखा रहा है, मैं तो Q = any में प्लस माइनस कुछ यूज नहीं करूंगा। सो इसको अगर ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करें तो 4.8 इंटू 10⁻⁻19 नहीं, नैनो कितना होता है, 10⁻⁹ कूलम। अब प्लीज अच्छे से समझना, अब जिसने भी Q = any फार्मूला लगाया उसका पैकअप हो जाएगा, क्योंकि मैंने बार बार बोला था Q = any यूज नहीं करना है, Q = any सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के लिए है। अब प्लीज समझो, अल्फा पार्टिकल मतलब He2+ आयन, एंड एक He2+ आयन का चार्ज हमने निकाला है
+2 है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट है इसमें, तो इट इज 2e, मतलब 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, दैट मीन्स 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। सो अगर आपको मैंने टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू एन ई लगाया, ई लेना है या अल्फा पार्टिकल का चार्ज तो 2e है, इसलिए फॉर्मूला को Q इज इक्वल टू एन ई मत रटो, फॉर्मूला को आप ऐसे याद रखो कि टोटल चार्ज, किसी भी चीज का जब हम टोटल निकालते हैं, टोटल चार्ज इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स into charge of one particle into charge of one particle। आज ये फॉर्मूला हम लोग किसके लिए लगा रहे हैं? आज ये फॉर्मूला हम लोग अल्फा पार्टिकल के लिए लगा रहे हैं। सो टोटल चार्ज अक्वायर कितना हुआ, प्लीज बताइए, टोटल चार्ज अक्वायर कितना हुआ? 4.8 नैनोकूलम, मतलब 4.8 इंटू 10 की पावर -9। कोई नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कितने आए? 10 की पावर 10 इंटू टी हम निकाल लेंगे। चार्ज ऑफ वन पार्टिकल, किसकी बात हो रही है? अल्फा पार्टिकल, तो भाई चार्ज ऑफ वन अल्फा पार्टिकल तो 2 इंटू ई हुआ ना। अब जिसने भी सब कुछ सही किया है, यहां तक सब कुछ सही किया है, बट यहां पे वो Q इज इक्वल टू एन ई लगा देगा, वो 2 लेना भूल जाएगा। या फिर जिन टीचर्स ने Q इज इक्वल टू एन ई रटवाया है, स्टूडेंट्स को कभी समझ नहीं आएगा सर इधर आप 2 क्यों ले रहे हो, फॉर्मूला ही तो Q इज इक्वल टू एन ई है ना। तो वो कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है बेटा, दैट इज द चार्ज एक्वायर्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुडे, इसलिए दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला दैट यू शुड रिमेंबर। टोटल इज नंबर इनटू चार्ज ऑफ वन। आप लोग बताओ ना, टोटल कॉस्ट ऑफ एन आइटम क्या होता है? नंबर ऑफ आइटम, टोटल कॉस्ट ऑफ योर शॉपिंग, नंबर ऑफ आइटम्स इनटू प्राइस ऑफ वन आइटम। वही तो किया, टोटल, किसी भी चीज का टोटल निकालोगे तो ये आएगा। बस अब इसको थोड़ा सा सॉल्विंग करो, तो यहां से टाइम कितना आ जाएगा, ई का वैल्यू पुट करें तो ऊपर 4.8 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन नीचे 10 की पावर 10 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इधर आ गया। देखो कितना अच्छा कैलकुलेशन है, कितना अच्छा कैलकुलेशन है। 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर -19 विल गिव मी 10 की पावर -9, समझ में आ रहा है? 10 की पावर +10, 10 की पावर -9, 10 की पावर -9, ऊपर 10 की पावर -9, तो इसने एक दूसरे को मार दिया। 1.6 से करेंगे तो 3 बाई नीचे 2 मत भूलना, ठीक है? तो टाइम आएगा 1.5 सेकंड। जिन्होंने भी वो 2 नहीं लिया, उसका फर्स्ट ऑप्शन 3 सेकंड आ जाता। सो आई थिंक 1.5 सेकंड इज द आंसर टू द क्वेश्चन, फोर्थ ऑप्शन। इज दिस क्लियर? क्लियर है क्या? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ चार्ज। अब ये मैंने थ्योरी में नहीं बताया था, इसलिए नहीं बताया था क्योंकि थ्योरी में क्यों फालतू आपको कंफ्यूज करूं, जस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूं। एनसीईआरटी में ये सब लिखा नहीं है, पूछेगा नहीं कभी। बट ये जो कूलम होता है, कूलम तो हमें पता है कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या है बेटा, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ये फर्स्ट एक फैक्ट है। तो कूलम तो है चार्ज का यूनिट। ईएसयू, ईएसयू इज द सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। बेटा अगर मैं आपसे पूछूं, आज क्वेश्चन के फॉर्म में दिखा रहा हूं तो ज्यादा याद रहेगा, ये मेरा टीचिंग स्टाइल है। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, फैक्ट्स जो है वो मैं क्वेश्चन के फॉर्म में दिखाता हूं, दैट इज ईएसयू, ठीक है? क्योंकि आपने पहले क्वेश्चन रीड किया, कुछ ट्राई किया, एंड आपको पता है कि 1 ईएसयू कितना है, पूछेगा नहीं कोई। 3 इंटू 10 की पावर 8 होता है स्पीड ऑफ लाइट, ये है 3 इंटू 10 की पावर 9 सॉरी यस कूलम। इज दिस क्लियर? चलिए, सो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज ईएसयू, एंड आई एम सॉरी, एक्चुअली मैंने उल्टा लिख दिया। 1 कूलम इज इतना। ईएसयू बड़ा कैसे हो सकता है ना? यस यस, सो 1 कूलम इज 3 इंटू 10 की पावर 9 ईएसयू। चलो, सो ईएसयू सीजीएस यूनिट है, तो ये तो एसआई यूनिट है चार्ज का, ये है सीजीएस यूनिट। एक है फैराडे। अच्छा, ईएसयू को ना, ईएसयू को और भी क्या एक नाम बोला जाता है, फ्रैंकलिन। ईएसयू इज ऑल्सो नोन एज फ्रैंकलिन। नाउ व्हाट इज फैराडे? फैराडे इज ऑल्सो यूनिट ऑफ चार्ज, and 1 Faraday is 96500 कूलम। 1 Faraday is 96500 कूलम। ये फैराडे एंड फेराड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। फेराड इज अ डिफरेंट यूनिट विच इज यूज्ड फॉर एक टर्म जो आगे आएगा, दैट इज कैपेसिटेंस। सो फेराड इज द करेक्ट आंसर हियर। अगर आपको टिक करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ चार्ज पूछा है। कुछ साउंड आ रहा है, अच्छा एसी का साउंड आ रहा है, क्या ऑडियो क्लियर है? यस।
सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ चार्ज पूछा है, क्या आ जाएगा? फैराड। फैराड किसका यूनिट है? इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, यूनिट ऑफ समथिंग नोन एज कैपेसिटेंस। ये बात क्लियर है क्या? बिल्कुल। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? फ्रैंकलिन, फैराडे, कूलम, ईएमयू। अब तो देखना है हमें, रिलेशंस देखना है, उस हिसाब से समझेंगे। पहली बात, 1 फैराडे तो 96500 कूलम है। फैराडे तो लार्जेस्ट यूनिट हो गया ना चार्ज का। 1 कूलम ही कितना ज्यादा है? फैराडे, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। तो दिस इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज अगर आपको पूछे तो वो फैराडे है। 1 ईएमयू, 1 ईएमयू इज 10 कूलम। ईएमयू भी एक यूनिट ऑफ चार्ज है। दिस इज 10 कूलम। फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन मतलब ईएसयू, 1 ईएसयू या फिर 1 कूलम, 1 कूलम इज 3 इंटू 10 की पावर 9 ईएसयू। तो अगर आप 1 ईएसयू निकालो, 1 ईएसयू निकालो तो 1 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 9 कूलम आ जाएगा। ये तो बहुत छोटा है, ये तो बहुत छोटा है। सो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फ्रैंकलिन। यहां से मैं आपको एक समरी कंक्लूड करना चाहूंगा। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? कूलम। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? फ्रैंकलिन या ईएसयू? ईएसयू स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एंड ईएसयू या फ्रैंकलिन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? फैराडे, एंड 1 फैराडे is 96500 कूलम। We have another unit of charge called EMU, that is 10 कूलम। यहां से थोड़ा बहुत कभी आपको वो आपके कोचिंग के मॉड्यूल वगैरह के लिए ही मैं बता रहा हूं, बाकी एग्जाम्स में तो ये सब पूछा नहीं जाएगा। चलो अब अच्छा क्वेश्चन आ गया। ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ बॉडी इफ मास ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस। हम एक बॉडी को चार्ज कर रहे थे एंड मास इंक्रीज हो गया। अच्छा, मास इंक्रीज कैसे हो सकता है? चार्ज बॉडी एक्वायर करता है ड्यू टू गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं एक बॉडी हूं, मैं पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर रहा हूं, तो मैं तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हूं, मैं तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हूं। एंड अगर मैं इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हूं तो मेरा मास थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास मास है ना, वो मास लूज हो जाएगा। अच्छा, मतलब अगर बॉडी पॉजिटिव चार्ज गेन कर रहा है तो मास तो कम होना चाहिए। आज मास इंक्रीज कर रहा है तो द बॉडी बिकम्स क्या? इस अगर मैं कोई कंसेप्ट ही यहां से रिवाइज करा दूं, थोड़ा बहुत सोचने के लिए है, थ्योरी लेक्चर में मैंने नहीं बताया क्योंकि मैं कंसेप्ट क्वेश्चन के थ्रू बताना चाहता हूं कि एक न्यूट्रल बॉडी है, एक न्यूट्रल बॉडी है। अगर इस न्यूट्रल बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इलेक्ट्रॉन लूज मतलब मास कम हो रहा है ना, मतलब मास डिक्रीज कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन गायब हो रहा है बॉडी से, तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हुआ। तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज तब होता है जब मास लूज होता है। अगर इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, कुछ ना कुछ न्यू पार्टिकल्स बॉडी के अंदर आ गए, तो मास, अब इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत कम है, ये मैं जानता हूं इलेक्ट्रॉन्स का मास कम है, बट थोड़ा सा तो मास इंक्रीज होगा, थोड़ा सा तो इंक्रीज होगा। सो दिस इज नेगेटिव चार्ज। सो बॉडी नेगेटिव चार्ज अगर होता है तो उसका मास इंक्रीज हो रहा है। एंड कितना मास इंक्रीज हो रहा है भाई? जितने इलेक्ट्रॉन्स आए इनटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज द न्यू इंक्रीज इन मास? इंक्रीज इन मास इज इक्वल टू number of electrons that are gained into mass of 1 electron. You can easily calculate this. So if the mass of the body increases, then the body has become negatively charged. I hope ये clear था, I hope ये clear है। पता नहीं प्यास ज़्यादा लग रही है, मैं थोड़ा पानी पीता हूँ। आप लोग अगला क्वेश्चन देखें। स्पीड ऑफ अ चार्ज बॉडी इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली। ये भी मैंने थ्योरी लेक्चर में बताया था आपको, अगर रिवाइज करा दूं आपको, तो ये है रिलेटिविटी। ये भी कुछ बुक्स में, कुछ आपके टेस्ट वगैरह में आ सकते हैं, तो एग्जाम में ये सब चीजें नहीं आएंगे। अगर स्पीड ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग, देन अगर स्पीड ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग देन इट्स मास विल इंक्रीज। ऐसा कैसे? मास तो एक कांस्टेंट है, बट यहां पे मैं उन स्पीड्स की बात कर रहा हूं जो नियरली इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट है। इफ द स्पीड ऑफ द बॉडी इज नियरली इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, देन मास इंक्रीजेस। अगर मास इंक्रीज होता है तो चार्ज टू मास रेशियो विल डिक्रीज। व्हाट इज स्पेसिफिक चार्ज? व्हाट इज स्पेसिफिक चार्ज? स्पेसिफिक चार्ज इज नथिंग बट चार्ज टू मास। सो चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड। चार्ज तो कांस्टेंट होता है, ये स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बट मास स्पीड बढ़ने से इंक्रीज करता है। सो अगर स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो मास विल इंक्रीज एंड स्पेसिफिक चार्ज विल डिक्रीज। देखते हैं आज उसने कैसा क्वेश्चन पूछा। आज उसने बोला है कि स्पीड ऑफ अ चार्ज बॉडी इज डिक्रीजिंग। अगर कंटिन्यूअसली स्पीड डिक्रीज कर रहा है तो मास विल डिक्रीज। इफ स्पीड इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, दैट इंप्लाइज दैट मास ऑफ द बॉडी विल डिक्रीज। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन टू चार्ज एंड स्पेसिफिक चार्ज? सबसे पहले किसके ऊपर कमेंट करना है? चार्ज। तो चार्ज तो सेम रहेगा, जिसमें भी इंक्रीजेस है डिक्रीजेस है वो ऑप्शन तो पहले ही कट गए। चार्ज तो क्या रहेगा? सेम।
चार्ज सेम रहेगा एंड व्हाट विल हैपन टू स्पेसिफिक चार्ज। अब प्लीज सोचना, स्पेसिफिक चार्ज इज चार्ज टू मास रेशियो, फिर से यहाँ पे लिखता हूँ स्पेसिफिक चार्ज इज चार्ज टू मास रेशियो। प्लीज आज क्या हो रहा है, आज स्पीड डिक्रीज कर रहा है, स्पीड डिक्रीज करेगा तो मास भी डिक्रीज करेगा, एंड अगर मास डिक्रीज करेगा तो स्पेसिफिक चार्ज विल इंक्रीज। सो चार्ज विल रिमेन सेम एंड स्पेसिफिक चार्ज विल इंक्रीज, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2। दिस इज कॉल्ड आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट ये छोटा सा फैक्ट चार्ज एंड मास के बारे में है कि अगर ऑब्जेक्ट का स्पीड बहुत ज्यादा हाई हो गया, ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, then with increase in speed the mass of the body will increase but the charge will remain the same। आज उसने चार्ज एंड स्पेसिफिक चार्ज के ऊपर कमेंट करने बोला, तो चार्ज तो सेम रहेगा एंड स्पेसिफिक चार्ज इज चार्ज टू मास रेशियो। आज स्पीड डिक्रीज कर रहा था तो मास डिक्रीज, एंड मास डिक्रीज तो स्पेसिफिक चार्ज मतलब चार्ज टू मास रेशियो इंक्रीज। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई 2022 में पूछा था। इसके लिए ना थोड़ा बहुत मुझे आपको वो कंडक्शन एंड इंडक्शन का फील देना पड़ेगा, एंड इंडक्शन के लिए शायद मैंने कुछ लिया था आपके लिए, चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, थोड़ा सा वो दे देता हूँ, शायद पहले ही ले लिया था। यस, कहाँ चला गया मैं, अरे लास्ट लेक्चर में चला गया था, लेक्चर 1 अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हो। यस, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, एक तो है कंडक्शन, कंडक्शन से चार्ज कर सकते हो। बस क्वेश्चन नंबर 15 के लिए थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। व्हेनेवर टू बॉडीज आर टच और कनेक्टेड वाया कंडक्टिंग वायर, इधर आप उसे टच करा दो या फिर क्या करो, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करा दो, देन चार्जेस फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक चार्ज फ्लो करेंगे, कब तक जब तक दोनों के चार्जेस इक्वल हो जाए, बिल्कुल नहीं। प्लीज इसको हीट एंड टेम्परेचर के साथ लिंक करके चलो। एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक हीट तब तक फ्लो करता है जब तक दोनों बॉडी का हीट सेम होता है या टेम्परेचर इज दैट पैरामीटर दैट डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, एंड जब तक टेम्परेचर इक्वल नहीं है तब तक हीट फ्लो करेगा। सिमिलरली एक आगे जाके आप क्वांटिटी देखोगे, थोड़ा बहुत आपको क्लास 10 से आइडिया होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक चार्ज फ्लो करेगा बाय टचिंग। कब तक करेगा, जब तक दोनों के चार्जेस इक्वल है या पोटेंशियल्स इक्वल है। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जब तक उनके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स सेम ना हो जाते। जैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है वैसे ही ये फ्लो स्टॉप हो जाएगा। एंड आप ये प्रूव कर सकते हो कि फॉर स्पेरिकल कंडक्टर्स इट कैन बी प्रूव दैट चार्जेस गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ द रेडियस। क्या बात हो रही है सर, सुनो, आपके पास एक स्पेरिकल कंडक्टर है, इसके पास चार्ज Q1 है एंड रेडियस इज R1। एक दूसरा स्पेरिकल कंडक्टर है, इसके पास चार्ज Q2 है एंड रेडियस इज R2। अगर इन दोनों को आपने टच कराया, तो क्या इसका चार्ज Q1 ही रहेगा, इसका चार्ज Q2 रहेगा? नहीं, चार्जेस रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो फाइनल आंसर्स कितने आएंगे, फाइनल चार्जेस कितने आएंगे? फाइनल चार्जेस ऐसे आएंगे सच दैट इट विल गेट डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ रेडियस। हाउ? इन ऑर्डर टू प्रूव दैट आई नीड टू यूज अ फॉर्मूला फ्रॉम नेक्स्ट चैप्टर। अभी के लिए इसको ट्रू मान लो, आगे जाके हम प्रूव करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट k q by r। k is a constant, called electrostatic constant, q is charge and r is radius। तो हमने क्या बोला, इसको मिटाता हूं, प्लीज देखना, हमने क्या बोला, हमने तो सिर्फ इतना बोला कि दो बॉडीज में तब तक चार्जेस फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो। सो दोनों का पोटेंशियल अगर आप इक्वल करो, सो पहला का पोटेंशियल लिखोगे k q1 by r1 एंड दूसरे का लिखोगे k q2 by r2। कट गया। सो q1 by q2 comes out to be r1 by r2। ओहो हो सर, मतलब चार्जेस को डिवाइड करना पड़ेगा उनके रेडियस के रेशियो में। अच्छा सर, अगर दोनों स्पीयर्स का रेडियस सेम है तो तब चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वरना क्या होगा, हमेशा रेडियस के रेशियो में डिवाइड होगा। ये हमने प्रूफ भी कर दिया, इट कैन बी प्रूफ भी कर दिया। एक क्वेश्चन से ही समझाता हूं मान लो कि एक बॉडी है जिसका चार्ज है कुछ 25 कूलम एंड एक दूसरा बॉडी है जिसका चार्ज है -4 कूलम। ठीक है, लेट्स अज्यूम दैट इसका रेडियस है r एंड इसका रेडियस है 2r। ये इसका डबल है, साइज में दिख नहीं रहा बट ये इसका डबल है। अब इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया एक वायर से। सो आफ्टर कनेक्टिंग, आफ्टर सम टाइम, फाइनल चार्जेस ऑन द स्पीयर्स आपको पूछा है। फाइनल चार्जेस, व्हाट आर द फाइनल चार्जेस? कैसे करोगे आप? सॉल्यूशन ऐसे करो, पहले तो दोनों का नेट चार्ज निकालो। ये बिफोर
एंड आफ्टर को कंपेयर करो, बिफोर एंड आफ्टर को कंपेयर करो। ठीक है, सो व्हाट इज द नेट? ऐसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं कि ये एक स्पीयर था, ये एक स्पीयर था, इन दोनों को कनेक्ट किया है, इसका था 25 कूलम, इसका था -4 कूलम, दिस इज R एंड दिस इज 2R। आप बताओ व्हाट इज द नेट चार्ज? क्यू नेट कितना है? व्हाट इज द नेट चार्ज? नेट चार्ज इज 25 प्लस -4, दैट मीन्स 21 कूलम, ये है नेट चार्ज। अब फाइनली इसका चार्ज कुछ Q1 मान लो, ये फाइनल चार्ज है, एंड इसका चार्ज कुछ Q2 मान लो। Q1 किसका माना? जिसका रेडियस R है, एंड Q2 किसका माना? जिसका रेडियस 2R है। ठीक है, सो Q1 एंड Q2 आर द फाइनल चार्जेस, Q1 एंड Q2 आर द फाइनल चार्जेस। हमें ये पता है, वी नो दैट Q1 बाई Q2 जो फाइनल चार्जेस का रेशियो होगा वो उसके रेडियस के रेशियो के इक्वल होगा। सो R अपॉन 2R, R अपॉन 2R, R कट गया 1/2। सो Q1 बाई Q2 को 1/2 रेशियो में डिवाइड करना है। अब बस बेसिक मैथ्स खेलना है आपको। आपने क्या देखा कि नेट चार्ज कितना है? भाई नेट चार्ज है 21 कूलम, दोनों को ऐड करके, एंड Q1 बाई Q2 को कौन से रेशियो में डिवाइड करना है? 1:2 रेशियो में डिवाइड करना है। तो Q1 कितना मिलेगा आपको? रेशियो कितना है? 1 अपॉन टोटल रेशियो कितना है? 1+2 इंटू टोटल चार्ज कितना है? 21। ये बेसिक मैथ्स है ना। वो 10 kg आलू को 2:3 रेशियो में डिवाइड कर दो। अरे आपके पास 10 kg आलू है, इसको कितने रेशियो में डिवाइड करना है? 2:3। तो फर्स्ट पार्ट कितना रहेगा? मैथ्स में करते थे ना, फर्स्ट पार्ट कितना रहेगा? फर्स्ट पार्ट 2 अपॉन 2 + 3 5 इंटू टोटल। तो फर्स्ट पार्ट कितना रहेगा? ये है 4 kg, एंड सेकेंड पार्ट कितना रहेगा? सेकेंड पार्ट कितना रहेगा? 3/5 इंटू 10, 6 kg। सो अगर आपको 10 kg आलू को 2:3 रेशियो में डिवाइड करना है, फर्स्ट पार्ट के लिए 2, टोटल रेशियो 5 इंटू टोटल मास कितना है? 10। सो ऐसे ही आपको नेट चार्ज 21 कूलम को 1:2 रेशियो में डिवाइड करना है। सो 1 अपॉन 1+2 इंटू 21, सो दिस इज 1/3 इंटू 21, मतलब 7 कूलम आया इसका आंसर। तो दूसरे का आंसर कितना आएगा? इट विल बी 2/3 इंटू 21, आएगा 14 कूलम आंसर। सो फाइनल चार्जेस कितने हैं? फाइनल चार्जेस कितने हैं? फाइनल चार्जेस है, इसका 25 था, इसका -4 था, सो इसका कितना आ गया? 7 कूलम, इसका कितना आ गया? 21 कूलम। आई होप दिस इज क्लियर। 21 नहीं, कितना आया? 14 कूलम, 14। देखो चार्जेस रिडिस्ट्रीब्यूट हो गए। अगर मैं नेट चार्ज सिस्टम का निकालूं, पूरे सिस्टम का नेट चार्ज, पूरे सिस्टम का नेट चार्ज निकालो 21 कूलम, इन दोनों को भी प्लस करो, 7 + 14 कितना आएगा? 21। सो दिस शोज दैट कि व्हेनेवर यू कनेक्ट टू बॉडीज, उनके बीच में चार्जेस रिडिस्ट्रीब्यूट होंगे, एंड कितने रेशियो में होंगे? फाइनल चार्जेस के रेशियो विल बी इन द रेशियो ऑफ रेडियस। यही मैंने समझाया। व्हेन टू बॉडीज आर टच्ड और कनेक्टेड वाया कंडक्टिंग वायर, देन चार्जेस फ्लो फ्रॉम वन टू अनदर अंटिल देयर पोटेंशियल बिकम इक्वल। अगर कंडक्टर्स दोनों स्पेरिकल है तो चार्जेस डिवाइड होंगे इन द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। एक क्वेश्चन करके भी मैंने आपको बताया कि रेशियो ऑफ द रेडियस में कैसे डिवाइड करना है। अब देखते हैं चार्जिंग वाया इंडक्शन। चार्जिंग वाया फ्रिक्शन मैंने ऑलरेडी एक एग्जांपल में बता दिया है। एक मेरे पास एक स्पीयर है, इसको मुझे चार्ज करना है। मैं कौन सा बॉडी लेके आया? एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आया। तो इसमें तो पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस सब होंगे। तो क्या होगा? टीचर्स बताते कि वो पॉजिटिव्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अरे पॉजिटिव कौन है? प्रोटॉन तो फ्लो ही नहीं करता, प्रोटॉन तो इसके अंदर है। प्रोटॉन किसके अंदर है? न्यूक्लियस के अंदर है। प्रोटॉन तो फ्लो ही नहीं करता। सो ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव को खींच लिया। उसने क्या किया कि इसमें क्या थे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करके एक एंड में दे दिया। तो ये वाला एंड रिलेटिवली पॉजिटिव हो गया। ऐसा नहीं है कि अंदर पॉजिटिव्स भी है नेगेटिव्स भी है। पॉजिटिव चार्ज तो प्रोटॉन है जो कि न्यूक्लियस के अंदर है, वो मूव नहीं करता। सो एक कंडक्टर अगर है, सो कंडक्टर हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आप एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आए तो उसने सारे इलेक्ट्रॉन्स को फार एंड में पुश कर दिया, एंड नियर एंड रिलेटिवली पॉजिटिव हो गया। अब फार एंड में उसने लगा दिया अर्थिंग। जैसे ही अर्थिंग कनेक्शन लगाया, सारे चार्जेस कहां पे चले जाएंगे? ग्राउंड पे। सारे चार्जेस फ्लो के कहां चले जाएंगे? ग्राउंड पे। एंड ये वाले चार्जेस क्यों नहीं गए? ये वाला रिलेटिव पॉजिटिव क्यों नहीं गया? क्योंकि ये चार्ज अभी बाउंड है इधर। बाउंड मतलब इट इज बीइंग स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। इट्स अ बाउंड चार्ज। इट इज बीइंग स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव चार्ज, and if I remove this rod, it will finally become positive. This is how induction is done.
व्हाट आई वांटेड टू टीच यू इज इन इंडक्शन जो नियर एंड है उसमें ऑपोजिट चार्ज, आप कैसा बॉडी लेके आए नेगेटिव, तो जो नियर एंड है ना बेटा, जो नियर एंड है, नियर एंड में आ गया पॉजिटिव एंड फार एंड में आ गया नेगेटिव, फार एंड में आ गया नेगेटिव, ठीक है। सो क्योंकि नियर एंड में हमेशा ऑपोजिट चार्ज डेवलप होता है, नियर एंड में हमेशा ऑपोजिट चार्ज डेवलप होता है, इसके वजह से एक नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है। सुनो प्लीज, या पॉजिटिवली एक चार्ज ऑब्जेक्ट, लेट्स से पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है एंड ये बिल्कुल ही न्यूट्रल है, क्या इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है? यस, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज अपने नियर एंड में नेगेटिव इंड्यूस करेगा एंड फार एंड में पॉजिटिव इंड्यूस करेगा। अभी भी इसका नेट चार्ज जीरो ही है, अभी भी ये न्यूट्रल ही है, बट नियर एंड में जैसे ही इसने नेगेटिव किया तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ। सो क्या एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट एंड न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है? यस। कैन अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, कैन अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट attract a neutral object? Can a charged object attract neutral object? The answer is a big yes. How? Via electrostatic induction. Yes, क्या करना होगा? Electrostatic induction. बट क्या रिपल्शन हो सकता है? नहीं, रिपल्शन हमेशा दो लाइक चार्जेस में ही होंगे। सो इसलिए रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अगर दो बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है तो एक पॉजिटिव दूसरा न्यूट्रल भी हो सकता है, बट अगर दो बॉडीज के बीच में रिपल्शन हो रहा है तो दोनों चार्ज्ड है। फॉर दिस रीजन दे से दैट रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट, रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब बोथ द बॉडीज आर चार्ज्ड। अगर दो बॉडीज के बीच में रिपल्शन हुआ ना, दोनों बॉडीज चार्ज्ड है एंड सेम चार्जेस है दोनों बॉडीज में। इज दिस क्लियर? क्योंकि अट्रैक्शन तो एक पॉजिटिव एंड न्यूट्रल या नेगेटिव एंड न्यूट्रल के बीच भी हो सकता है। सो हम लोग लास्ट क्वेश्चन करने वाले थे, उसके लिए मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया। लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन कि अ नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बोला है, अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बोलता है, देखो पार्टिकल्स में इंडक्शन नहीं हो सकते। इंडक्शन होने के लिए ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ साइज डायमेंशन होना पड़ेगा। अब अगर पार्टिकल वर्ड यूज कर दिया, पार्टिकल फिजिक्स में ऐसा चीज है इतना सा जिसके पास कोई डायमेंशन ही नहीं है खुद के। सो नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट एक्स इज रिपेल्ड बाय अनदर ऑब्जेक्ट वाई। सुनना, एक ऑब्जेक्ट था एक्स एंड एक दूसरा ऑब्जेक्ट था वाई। सो नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट एक्स इज रिपेल्ड बाय अनदर, इसने इसको रिपेल किया, वाई ने एक्स को क्या किया? रिपेल किया। ओके, नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट एक्स इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज्ड ऑब्जेक्ट वाई। However, object Z is attracted to Y, तो object Z is attracted to Y. Object जो Z है वो is attracted to Y, वो Y की तरफ attract हो रहा है। So Y ने X को repel किया। However, object Z is attracted to Y. ठीक है? Which of the following is the most possibility for object Z? Object Z के लिए क्या possibility है? तो object Z तो attract हो रहा है। सुनना प्लीज, ऑब्जेक्ट Z इज गेटिंग अट्रैक्टेड, ऑब्जेक्ट Z इज गेटिंग अट्रैक्टेड। अब आप लोग ये मत समझना कि अच्छा Y ने X को रिपेल किया, Y ने X को रिपेल किया, तो अगर ये भी पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव क्योंकि इसने इसको रिपेल किया एंड इसने इसको अट्रैक्ट किया, ऐसे लिखते हैं, उल्टा लग रहा है, ये पॉजिटिव, तो इसलिए Y ने X को रिपेल किया एंड Y ने Z को अट्रैक्ट किया, इसलिए Z नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज इज द आंसर, नेगेटिव चार्ज इज द आंसर। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। क्यों गलत बेटा, क्यों गलत? क्योंकि ऑब्जेक्ट Z के लिए पूछा है, ऑब्जेक्ट Z इज गेटिंग अट्रैक्टेड एंड अट्रैक्ट एक न्यूट्रल बॉडी भी हो सकता है, न्यूट्रल बॉडी भी हो सकता है एंड क्या हो सकता है? एक पॉजिटिवली चार्ज एंड एक अदर बॉडी भी हो सकता है। पहले नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट एक्स, अच्छा एक्स को नेगेटिव बोल दिया उसने, एक्स अगर नेगेटिव है, नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट एक्स इज बीइंग रिपेल्ड बाय अनदर ऑब्जेक्ट वाई। सो अगर एक्स को वाई रिपेल कर रहा है तो फॉर श्योर वाई तो नेगेटिव है, ये तो श्योर है, ये तो श्योर है। अब अगर जेड इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो क्या इसको पॉजिटिव होना ही पड़ेगा? क्या इसको पॉजिटिव होना ही पड़ेगा? पॉजिटिव ओनली नहीं, क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है ना, अट्रैक्शन तो पॉजिटिव भी हो सकता है या न्यूट्रल। दिस कैन बी पॉजिटिव और न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि सर अगर ये जेड पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता ही है
एंड Z अगर न्यूट्रल होगा तो भी अट्रैक्ट कर सकता है, नेगेटिव न्यूट्रल को भी अट्रैक्ट कर सकता है वाया इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। मैंने वो नेगेटिव वाला रीड नहीं किया था। सो द करेक्ट आंसर इज पॉजिटिव और न्यूट्रल। सो न्यूट्रल और पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, एक बार फिर से अच्छे से रीड कर लो कि एक नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट x इज रिपेल्ड बाय अनदर ऑब्जेक्ट y। सो रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट। अगर ये x है जो नेगेटिव है एंड इसको कोई और रिपेल कर रहा है तो 100% उसका चार्ज नेगेटिव होना पड़ेगा। बट z इज बीइंग अट्रैक्टेड टू y, तो अट्रैक्शन तो न्यूट्रल बॉडीज का भी होता है एंड ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल हो सकता है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसमें मैंने सारे जो आपके इलेक्ट्रिक चार्ज से कंसेप्ट्स बन सकते थे उस कंसेप्ट्स के ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स करा दिए। जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैंने एस एस सर अपना जो टीचिंग स्टाइल है वो थोड़ा सा कंसाइज बना दिया है। अगर आप मेरे से 2 या 3 साल पहले मिलते ऑफलाइन में तो मैं चार्ज के ऊपर ही फालतू ऐसे जैसे एक ये वाला टाइप का क्वेश्चन ले लिया, इसके ही एक्स वाई जेड को, जैसे कि नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट एक्स, इसको नेगेटिव हटा के इसको पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट करके फिर से और एक क्वेश्चन ले लिया। बात तो वही है ना। एंड स्टूडेंट्स मेरे सामने करते थे, मेरे को भी मजा आता था, उनको भी मजा आता था, बट इससे ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होता था। मैंने वो सारे कंसेप्ट्स आपको करा दिए जो आपको आने चाहिए फ्रॉम इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इसी लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करो, यही 15 क्वेश्चंस को रिवाइज करो एंड इसके बाद 2-3 बार रिवाइज करने के बाद आप अपने मॉड्यूल, अपने और भी जगहों पे, अपने टेक्स्ट बुक्स में जो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं उनको करो। आपको बहुत अच्छा फील आएगा एंड आपका रिविजन भी बहुत रैपिड हो जाएगा। इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में एज यूजुअल दे दूंगा एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। बट बस ऐसे ही सी यू या पढ़ के आपको लास्ट के 2 लेक्चर्स को ऐसे रिवाइज करके आना चाहिए कि ऐसे सर आपने इलेक्ट्रिक चार्ज स्टार्ट किया था, उसके बाद आपने ये पॉइंट बोला था, उसके बाद आपने ये पॉइंट बोला था। सारे कंसेप्ट्स को दिमाग में रख के आप मुझे चाहिए नेक्स्ट लेक्चर में पेन एंड पेपर के साथ। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, द सेकेंड टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड विच इज कूलम्स लॉ। इसके पहले आपने कूलम्स लॉ हुलुलू स्कूल्स वगैरह इधर उधर से स्टडी किया होगा, बट उसमें एक बहुत मेजर मिसकंसेप्शन है कि मीडियम में डिप करने से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लोग बोलते कम हो जाता है, वो एक बहुत मेजर मिसकंसेप्शन है। कब कम होता है, कब कम नहीं होता है, वो हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। एंड कूलम्स लॉ को मैं ऐसे फील कराऊंगा ना कि उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप कर ही लोगे एंड जो नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी आपका कूलम्स लॉ के थ्रू मैं क्लियर करा दूंगा। सो आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।